2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले बीजेपी का एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक। आखिर क्यों बीजेपी को 2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले सीएए जैसे कानून को नाफिज करना पड़ा? आखिर क्यों हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे से रिजाइन कर दिया? आखिर क्यों अर्जुन मुंडा और तरुण चुग को आज सुबह ही हरियाणा के लिए रवाना होना पड़ा? क्या लगता है आपको सीएए का कानून लाकर भाजपा को जो है कितना फायदा होगा और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रिजाइन क्यों किया होगा? जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की टीम जो दौरा कर रही है, आपको क्या लगता है कि असेंबली और लोकसभा इंतखाबात का अनाउंसमेंट जो साथ साथ में करेगी? आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपको पता चल जाएगा 2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले मुल्क भर में क्या कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले मुल्क भर में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल मुल्क भर में इस वक्त सीएए को लेकर अलग अलग जगहों पर एहतजाज देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भाजपा की जानिब से 2019 में इस बिल को मंजूरी दी गई थी और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में इसे पास कर लिया गया था और आपको बता दें कि प्रेसिडेंट के साइन भी इस पर करवा लिए गए थे। आपको शाहीन बाग जैसा वो वाकया आपको याद होगा जहां पर काफी तादाद में लोगों की मौत भी हुई थी, लेकिन उस वक्त बीजेपी इस कानून को इसलिए जमीनी सतह पर नाफिज नहीं कर पाई थी क्योंकि मुल्क के अलग अलग राज्यों में जो है वो विरोध देखने को मिल रहा था। मिलाकर भाजपा ने जो है उस कानून को जमीनी सतह पर अब नाफिज जो है वो कर ही लिया है। लेकिन आपको बता दें कि आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जो है वो रिजाइन कर दिया है। आखिर क्या कुछ वजह रही कि मनोहर लाल खट्टर को जो है वो चीफ मिनिस्टर के ओहदे से रिजाइन करना पड़ा? मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है हरियाणा में बीजेपी और जेजेएम का जो है वो अलायंस है। आपको बता दें कि 2019 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने हरियाणा में 90 में से 40 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थी और जेजेएम ने 10 सीटें जीती थी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो 7 सीटें जीती थी और बाकी वहां की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों ने 3 सीटें जीतने में जो वो कामयाबी हासिल की थी। लेकिन आपको बता दें कि पूरे मुल्क भर में इस वक्त लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां चल रही हैं और हरियाणा अलायंस की मैं बात करूं तो हरियाणा अलायंस में बताया जा रहा है कि बीजेपी से ये कहा जा रहा था कि 2 लोकसभा की सीटें जो है हमें दे दी जाए, उन पर जो है हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन उस पर बीजेपी जो है वो राजी नहीं हुई। बीजेपी जो है वो 2 सीटें देने के लिए जेजेएम को तैयार नहीं है। आपको बता दें कुछ दिनों पहले जो है हरियाणा में एक बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट ने जो है वो इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ यही कहा गया है कि अगर बीजेपी हमें 2024 के लोकसभा इंतखाबात में 2 सीटें नहीं देती तो हम जो है अलग लोकसभा इंतखाबात में जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में टोटल 10 पार्लियामेंट सीटें हैं, जिसमें से 2 शेड्यूल कास्ट और 2 शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है वो पहले से ही रिजर्व है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने वहां से जो है 10 में से 10 सीटें हासिल की थी, लेकिन उस वक्त जो है जेजेएम उनके साथ अलायंस में थी और बाकी किसी पार्टी को जो है वो कोई सीट नहीं मिली थी। अब देखना ही जरूर होगा कि 2024 के इलेक्शन में बीजेपी जो है वो 10 की 10 सीटें जीतने में कामयाब होती है या नहीं। एक तरफ मनोहर लाल खट्टर का सीएम के ओहदे से इस्तीफा देना, अलायंस जो है वो वापस लेना, इससे जो है बीजेपी को कितना असर पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज सुबह ही जम्मू कश्मीर के बीजेपी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग आज हरियाणा में पहुंचे। उनके साथ जो है यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा भी हरियाणा के अंदर पहुंच चुके हैं। वहां पर वो जो है सियासी सूरत का जायजा ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीएए को लेकर इस वक्त पूरे मुल्क में विरोध चल रहा है। वहीं विरोध दाखिला अमित शाह लगातार टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि सीएए जो है ये किसी भी शख्स की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। वहीं विजय दाखला अमित शाह की बात करें तो विजय दाखला अमित शाह लगातार टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि सीएए जैसा कानून जो है ये लोगों की नागरिकता छीनेगा नहीं बल्कि लोगों को नागरिकता देने वाला कानून है। दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियां लगातार विरोध कर रही हैं क्योंकि आपको बता दें कि 2014 से पहले जो भी लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हिंदुस्तान आए हैं उन्हें जो है नागरिकता दी जा रही है, लेकिन उसमें सिख, बुद्धिस्ट, जैन, ईसाई, क्रिश्चियन और हिंदू हैं, उनमें जो है मुसलमानों का नाम नहीं है। तो अपोजिशन पार्टियां लगातार ये सवाल खड़ा कर रही हैं, मानते हैं कि अगर आप लोग जो है इस कानून के तहत लोगों को नागरिकता दे रहे हैं, जो लोग जो है 2014 से पहले हिंदुस्तान आए हैं, वो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में सताए हुए थे, लेकिन इनमें मुसलमानों का नाम क्यों नहीं? तो बड़ा सवाल यही है। अमित शाह ये कह रहे हैं कि अपोजिशन पार्टियां लोगों को गुमराह कर रही है। मुसलमान भाइयों से और बहनों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो है बिल्कुल सुरक्षित हो, आपकी नागरिकता जो है वो कोई छीनेगा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि 2014 से पहले जो लोग हिंदुस्तान आए हैं, चाहे वो बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आए या अफगानिस्तान से आए, उनसे कोई आधार कार्ड नहीं मांगा जा रहा। उनके लिए एक ऐप जो है वो बनाई गई है, तो उस ऐप को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें जो अपनी पूरी डिटेल डाल सकते हैं। अमित शाह का ये भी कहना है कि अगर किसी शख्स के पास आधार कार्ड है तो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी है तो वो डिटेल देता है, उसके बावजूद भी उसे नागरिकता दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियां लगातार ये हमला कर रही है बीजेपी पर कि वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में है। अगर बीजेपी की नीयत साफ होती तो वो इसमें जो है मुसलमानों का नाम भी ऐड करते। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हमने पहले से ही विरोध किया था और अभी हम विरोध करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। आपको बता दें कि 2014 से पहले मरकज की भाजपा हुकूमत का यह कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो लोग यहाँ पर आए हैं, आसाम और बंगाल जैसी स्टेट में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जो है अभी तक नागरिकता नहीं दी गई है, इसलिए जो ये कानून लाने की जरूरत पड़ी है और ये जो है अब जमीनी सत्ता पर लागू किया जाएगा। 2019 में जो है इसे पार्लियामेंट के दोनों हाउस से पास कर लिया गया था, लेकिन उस वक्त जो है मुल्क के अलग अलग रियासतों में जो है वो एहतजाज देखने को मिला था, जिसके चलते जमीनी सत्ता पर
बीजेपी इसे जो है नाफिज नहीं कर पाई थी। लेकिन वज़ीर दाखिला अमित शाह का उस वक्त का भी बयान है कि हम सीए जो है वो नाफिज करके रहेंगे, किसी में हिम्मत नहीं है कि वो सीए को जो है वो नाफिज होने से रोक सके। वहीं वज़ीर दाखिला अमित शाह का ये भी कहना था कि बीजेपी का अहद था कि जो लोग जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 2014 से पहले यहाँ पर आए हैं उन्हें जो है हम नागरिकता जरूर देंगे। लेकिन आपको बता दें कि मुल्क में इस वक्त लगातार सियासत गरमाई हुई है, जहां बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने हरियाणा में रिजाइन कर दिया, दूसरी तरफ अमित शाह जो है सीए पर लगातार अपनी जवाबदेही दे रहे हैं। तीसरी तरफ अगर हम बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूरी टीम जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है जम्मू कश्मीर के दौरे के बाद अब ये अनाउंसमेंट करने वाली कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर में लोकसभा के इंतखाबात होंगे, असेंबली के इंतखाबात होंगे। जराये के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि जम्मू कश्मीर में हो सकता है लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इंतखाबात भी करवाए जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दौरे से पहले अशोक कौल ने यह कहा था कि हम जरूर कोशिश करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम से मिलने के लिए और उनसे ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में आप कब जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात करवा रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि भाजपा पूरी तरह से तैयार है और भाजपा ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात जल्द से जल्द करवाए जाए। वहीं बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अरुण चुग की बात करें, उनका ये कहना था कि जम्मू कश्मीर में सितंबर महीने से पहले असेंबली इंतखाबात करवाए जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इसी बयान को दोहराया था। उन्होंने भी यही कहा था कि सितंबर महीने से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हो सकते हैं। अप्रैल मई की बात करें, जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर में लोकसभा इंतखाबात होने जा रहे हैं। लेकिन देखना ये जरूर होगा कि जम्मू कश्मीर में क्या जम्मू कश्मीर के लोगों का इंतजार जो है वो खत्म होगा या नहीं, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में सितंबर महीने से पहले जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात करवाए जाते हैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों को मौका मिलेगा कि 2014 के बाद एक बार फिर से हो जाए, अपने चुने हुए नुमाइंदे को असेंबली में भेजें और अपनी चुनी हुई जो है वो सरकार जम्मू कश्मीर में बनाए। बहरहाल आप लोगों को इस तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ राय है? क्या लगता है आपको सीए का कानून लाकर भाजपा को जो है कितना फायदा होगा और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन क्यों किया होगा और जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की टीम जो दौरा कर रही है, आपको क्या लगता है कि असेंबली और लोकसभा इंतखाबात का अनाउंसमेंट जो साथ साथ में करेगी? आप लोगों की क्या कुछ राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।